तो आ गए हैं वापस। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इनहिबिटर्स, जिसके बारे में हमने पिछली बार ही बात की थी कि हम इसे अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि ज़रूरी नहीं है ना कि एटीपी सिर्फ NADH और FADH ही बने, डायरेक्ट भी तो बन सकती है। जैसे कि वो ग्लाइकोलिसिस में हम 2-3 स्टेप में बनाते हैं ना, 4 ATP आसपास, उसमें से 2 यूज हो जाती है। तो आखिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसे भी देखते जाएंगे इनहिबिटर्स में ही। हाँ, और एक टॉपिक इनहिबिटर्स के टॉपिक में ही हम अनकपलर्स और आइनोफोर्स, यानी कि सेम ही हुआ, तीनों चीजें, एक इनहिबिट कर देगा, एक अनकपल कर देगा और एक परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। तो इसके बाद देखते हुए हम जाएंगे कहाँ पे? मुसाफरी में हम जाएंगे शटल पाथवेज के पास। और ये आज का मैन ऑफ द मैच होने वाला है। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए यही मैन ऑफ द मैच होगा क्योंकि मुझे इसमें मजा आया था, आपका पता नहीं। तो आइए इनहिबिटर्स के साथ शुरू करते हैं पढ़ना, ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो इनहिबिटर्स होते क्या? इनहिबिटर्स यानी इनहिबिट करना, इनका काम है इनहिबिट करना। क्या इनहिबिट करेंगे? कॉम्प्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इन सब को इनहिबिट करेंगे। और क्या करेंगे? एटीपी सिंथेसिस को रोकेंगे। अच्छा मैकेनिज्म है ना? तो अब वो अगर कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट कर रहे हैं तो उनके इनहिबिशन से वो कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा है। वो कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पंप नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन का पंप यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो एटीपी एट द एंड नहीं बनेगी, है ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक मस्त सा डायग्राम जो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया हमें कॉम्प्लेक्स। ये हो गई हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाम लिख देते हैं जल्दी से। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है। तो अब CID देख लो। अब CID देखते हो? अब CID नहीं देखते क्या? देखते होगे ना, ऑब्वियसली, फेमस सीरीज है भाई। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एपिसोड में शायद दिखाता है कि मर्डर करते वक्त एक जो मर्डरर था उसने साइनाइड का उपयोग किया था। एग्जैक्टली नहीं दिखाता है साइनाइड, उसने वो एप्पल के बीज निकाले, उनका पाउडर बनाया था और फिर वो किसी चीज में पिला दिया था उसको। तो बेसिकली एप्पल के सीड्स में साइनाइड होता है जो इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कौन? साइनाइड। और एक चीज होती है जो इनहिबिट करती है कॉम्प्लेक्स 4 को, कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देंगे और क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 4 से आगे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा एटीपी सिंथेस के पास, कॉम्प्लेक्स 5 के पास, तो एटीपी नहीं बनेगी ना। यानी कि इसने एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स। अरे आपके पास है क्या बाल? मानता हूँ बहुत खराब जोक था, लेकिन क्या करें, याद रह जाएगा, इतना काफी है। वैसे इनके नाम अगर याद ना हो तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आगे भी आएंगे फिर से, शायद सेकेंड ईयर में, या वैसे कुछ अगर पहुंच पाओ तो। बाल और एंटीमाइसिन, ये दोनों इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को। इन्हें मत पूछना कि ये किसके सीड में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है हर किस के सीड में साइनाइड या कुछ हो और वो CID में आया हो। वैसे मुझे भी इनका मोड ऑफ एक्शन नहीं पता है, इसलिए मैं इसे रहना दूंगा। ये आपके इंटरेस्ट पे है, आप सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट में लिख देना अगर सर्च करो तो, शायद मैं भी पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं लगा इसमें। और
मेलोनेट इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 2 को। वैसे कॉम्प्लेक्स 2 में पर्टिकुलरली किसको? सक्सिनेट को। मेलोनेट सक्सिनेट को इनहिबिट करता है, और सक्सिनेट को इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स 2 भी इनहिबिट हो ही जाएगा। सही या नहीं? सही। और आता है एट द एंड हमारा फाइनल बॉस जो है कॉम्प्लेक्स 1। इसे इनहिबिट करते हैं पेरिसिडिन, एमोबार्बिटल और रोटेनन। चिंता मत करिए, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के मैंने देख के ही लिखे, कॉम्प्लेक्स 4 और 2 के ही याद थे मुझे। हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन नहीं यार, इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें, क्योंकि रीजन नहीं था ना कुछ। याद हमेशा चीजें तभी रहती है जब कोई कोरिलेशन निकले। एनीवेज, अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक के पास, जो कि है अनकपलर्स। अब इनहिबिटर्स क्या करते थे? वो इनहिबिट करते थे किसको? एटीपी सिंथेसिस को। अनकपलर्स क्या करेंगे? वो भी एटीपी सिंथेसिस को रोकेंगे ही, लेकिन उनका मोड ऑफ एक्शन अलग है। जैसे कि इनहिबिटर्स क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करते थे ताकि इलेक्ट्रॉन पंप ही ना हो। अब जो अनकपलर्स है वो अनकम्पलिंग करवा देगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। कैसे? वो या तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो बढ़ा दे। कौन से मेम्ब्रेन की? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन की ना। सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा के क्या करेंगे वो? मतलब क्या दिमाग दिया है यार भगवान ने तुम्हें। मजाक कर रहा हूँ, पता चला डिसलाइक करके चले गए, दुख ही दुख। कोई ना। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाई तो होगा क्या? क्या ही फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? वो होगा क्या कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जिसके सहारे ये मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पंप होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पंप होते हैं किस में से? कॉम्प्लेक्सेस में से। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 में से, 2 में से होते हैं। पिछला वीडियो भी नहीं देखा है ना? वो भी 5 मिनट में शुरू करके बंद कर दिया था क्या? उसके रिपोर्ट्स नहीं आए अभी तक स्टूडियो में, आ जाएंगे तब बोलूंगा मैं। तब तक के लिए आप सेफ हो मुझसे। हाँ, तो पिछले वीडियो में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 में से कोई प्रोटॉन पंप नहीं होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी उतनी सफिशिएंट बनती ही नहीं है। और कॉम्प्लेक्स 4 में से बस 2 ही प्रोटॉन पंप होते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स 1 और 3 में से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ कितने प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बना? 10 प्रोटॉन्स का। तो ये जो 10 प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, वही फिर जा कहाँ रहा था? एटीपी सिंथेस के पास, कॉम्प्लेक्स 5 के पास। वहां वो एक चैनल से पास होके एक मोटर को रोटेट कर रहा था, जो रोटेट होके एटीपी दे रहा था, ठीक है। तो अब अनकपलर्स क्या करेंगे पता है? वो इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे, यानी कि वो प्रोटॉन्स को प्रमोट करेंगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें उस चैनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करके वो क्या करेंगे कि वो प्रोटॉन्स को यहाँ से वापस बुला लेंगे उसके पास मैट्रिक्स में। तो इसकी वजह से होगा क्या? ना ही ग्रेडियंट ठीक से काम करेगा, ना ही ये प्रोटॉन्स यहाँ चैनल से होते हुए इस मोटर को ऐसे घुमाएंगे कि जिससे एटीपी बने, यानी कि एट द एंड एटीपी बनना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इन शॉर्ट वो एक टेररिस्ट है। हाँ, पी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट है, कि जिन्होंने माइंड वॉश किया प्रोटॉन्स का, और प्रोटॉन्स जहाँ से जाना चाहिए उसके गलत रास्ते पे चढ़ गए। बहुत दुखद समाचार है। कोई ना। तो अब हमें ये पता है कि इनकपलर्स काम कैसे करते हैं। या तो वो एक और चीज कर सकते हैं कि वो हीट प्रोडक्शन करने लग जाए एटीपी प्रोडक्शन के
बदले, यानी कि वो अब हीट बनाएगी एटीपी की जगह। ये जनरली ब्राउन फैट में देखा जाता है, एडिपोज टिश्यू के ब्राउन फैट में। वहाँ हीट प्रोडक्शन होती है एटीपी प्रोडक्शन की जगह पे। आइए कुछ अनकपलर्स देखते हैं, एग्जांपल्स। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। तो इनमें हम देखेंगे अनकपलर प्रोटीन थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन भी यही काम करता है कि वो जो एटीपी प्रोडक्शन होता है उसकी जगह वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है ब्राउन फैट में। तो अनकपलर प्रोटीन 1 का ही नाम है थर्मोजेनिन, शायद। एक बार इसे कोरिलेट ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और इस फील्ड से मैं बाहर भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यार अभी ये सब रटने का क्या फ़ायदा है, जब मेडिसिन में आने ही वाले हैं हम, तब ये क्लिनिकल केस के साथ कोरिलेट करके सीखने ही वाले हैं, तो फिर अभी से ही क्यों ऐसे ही रटवाना है यार नाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना, मेरे कहने से सिस्टम थोड़ी चेंज होगा। तो हाँ, अनकपलर प्रोटीन 1 जो है कि थर्मोजेनिन, वो क्या करता है कि वो हीट प्रोडक्शन को फेवर करता है और एटीपी प्रोडक्शन बंद कर देता है। एक गया एटीपी। तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। उसमें हाँ एक ही थोड़ा है, बहुत है। फिर आएगी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड्स और थायरोक्सिन। पढ़ डालो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कंसेप्ट के लिए पढ़ो, मार्क्स तो आते रहेंगे। तो अभी के लिए जो साइनाइड वाला जो कंसेप्ट था, फिर वो जो अनकपलर वाला जो डेफिनेशन था कि वो करते कैसे और मोड ऑफ एक्शन क्या है, उतना काफ़ी है यार। सारे ड्रग्स के नाम याद ना रहे, 1-2 ड्रग के भी याद रहे तो काफ़ी है, लाइफ सेट है। हाँ, तो अब हम आते हैं केमिकल अनकपलर्स पे। तो वो कौन हो जाएंगे? केमिकल अनकपलर्स हो जाएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर DNC जो कि है डाइनाइट्रोक्रिसॉल, फिर FCCP और एस्पिरिन। हाँ, इसमें से अब आप इसको और इसको याद रख सकते हैं शायद। इसका नाम भी आपने ऑलरेडी कहीं पे सुना होगा, मैंने सुना तो था ये 12th में कहीं पे, लेकिन याद नहीं आ रहा। एक बार कोरिलेट ज़रूर कर लेना। जानते हो ये कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस मैं मेरी साइड से पढ़ा के छोड़ दूँ ना, 90% चांस है कि आप अगले दिन इस चैप्टर को खोले भी ना। और हाँ, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। मैं सोचा था बताने का, लेकिन पिछली वीडियो में शायद मैं भूल गया होगा। नोट्स साथ में बनाते जाइए, क्योंकि आप हर बार तो थोड़ी वीडियो खोल के देखेंगे। अभी आपने पढ़ा है, अभी आपको याद होगा, लेकिन अगली बार ब्रेन रिटेन नहीं करता है पहली बार में इन्फॉर्मेशन को। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन 2 से 3 बार देनी पड़ती है, ताकि वो ब्रेन उसको सोचे कि ना ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, और अपने ब्रेन खुद ही स्टोर कर ले। ब्रेन में ब्रेन स्टोर करता है, वाह भाई। तो इसमें 100% स्टोर करने के लिए 2 से 3 या 4 बार तो पढ़ना पड़ता रहता है। ज़रूरी है यार, हर कुछ चीज़ें बैठे ही नहीं मिल सकती। हाँ, तो एस्पिरिन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल को आप याद रख सकते हैं। एस्पिरिन जब वो हाई डोज में हो, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, तभी होता है। बाकी नॉर्मल एस्पिरिन है क्या बाय द वे, चलो ये तो बता देता हूँ। एस्पिरिन है NSAID, हाँ, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पेन रिलीवर्स, पेन किलर्स।
और एक चीज बता देता हूँ, शायद कहीं पे आ जाए, अगर ना आए तो भी लिख देने का। सामने वाले को खुशी होती है चेक करते हुए पेपर को कि ना बच्चे को कुछ तो आता है। तो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ना, वो पेन किलर है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है उनका, उसमें ऐसा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो जब फॉस्फोलाइपेज A2 में जाते हैं तो A2 के प्रेजेंस में वो जो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि वो आर्किडोनिक एसिड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं 20 कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो 20 कार्बन कंपाउंड है वो आगे जाके ईएकोसिनोइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि वो वाले जो डिराइव होते हैं 20 कार्बन कंपाउंड से, तो एराकिडोनिक भी एसिड भी 20 कार्बन कंपाउंड ही है। तो ये फिर दो रिएक्शन में जाता है, दो एंजाइम के प्रेजेंस में। एक होता है लाइपोक्सिनेज, स्पेलिंग थोड़ा, और एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, तो साइक्लोऑक्सीजनेस से जब वो एंजाइम के प्रेजेंस में जाएगा तो वो बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। डायप्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होते, पहले प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन 5 या 6 टाइप के बनाता है, ऐसा कुछ होता है, याद तो है, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। उसके ऊपर अलग से वो बनता है, वो आता है लिपिड केमिस्ट्री में। और फिर लाइपोक्सिनेज से जो जाता है वो बनाता है ल्यूकोट्रीन्स और लाइपोक्सिन्स। ये इन्फ्लामेशन के लिए भी बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि यही ल्यूकोट्रीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वही जाके वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे रिसेप्टर पे अटैच होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेन की सेंसेशन को भी कॉज करते हैं। और पेन की सेंसेशन यानी कि डायरेक्टली कॉज नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली जाते हैं। और नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, और बस ये काम की चीज़ याद रखिए अभी, उसके लिए एक अलग टॉपिक है, तो खामखा इसमें वो टॉपिक डाल के वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपको कहाँ पूरी देखनी है, 5 मिनट तो वैसे कब के हो गए, अब आपके जाने का टाइम हो चुका है, आप जा सकते हैं वीडियो से, 5 मिनट हो गए, मजाक था। हाँ, तो एस्पिरिन की जब टॉक्सिसिटी हो जाती, हाँ तो मेन स्टेप भूल गया, सॉरी यार, भूलता जाता हूँ मैं, क्या उम्र हो गई ना तो हो जाता है कभी कभार। लेकिन हाँ, ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज वाला स्टेप है ना, उसको इनिबिट करते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसमें एस्पिरिन भी आता है, फिर एक था वो आइब्यूफेरॉल या ऐसा कुछ था, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने नहीं देता, और जो फॉस्फोलाइपेज A2 है उसको स्टेरॉइड्स इनिबिट करते हैं। तो ये हो गए हमारे अनकप्लस, केमिकल अनकप्लस, और फिर हम आते हैं आइनोफोर्स पे। तो अब आइनोफोर्स क्या है, नाम देख लीजिए, आयन है, फोर्स है, तो क्या होगा, परमिएबिलिटी बढ़ने वाली है, किसकी, आयंस की, कौन से आयन की, पोटेशियम आयन की। ये क्या करता है, पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है मेम्ब्रेन में। तो उससे क्या होता है कि जो पोटेशियम है वो आता जाता रहता है, तो उससे कुछ ना कुछ ग्रेडियंट में जो है वो दिक्कत आती है, और उसको बढ़ाने वाले है कौन, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल है वेलिनोमाइसिन, ग्रेमिसिन, ग्रेमिसिडिन, हाँ। वैसे ये सारे एग्जांपल्स मैंने गाइडन में भी पढ़े थे, वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला चैप्टर है ना, उसमें अब अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और जंक्शन को समझा रखा है। एक बार मस्ट रीड है गाइडन का वो चैप्टर, पढ़ के ही है। तो उसमें ये 3 एग्जांपल दिए थे, तीसरा नाइगेरिसिन। तो
दरअसल ये तीनों एग्जांपल दिए इसलिए थे कि ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि पोटेशियम की परमेबिलिटी कम करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना करना हो तो वो कैसे हो सकता है। तो वैसे ही इन सबको मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं ताकि वो पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाए और वो ठीक से एक्शन पोटेंशियल या फिर ट्रांसमिशन ना हो पाए। हाँ, तो एक बार वो गाइटन का जो एनएमजे वाला टॉपिक है वो जरूर एक बार पढ़ना, बहुत अच्छा दे रखा है गाइटन में। वरना मुझे कहना, मैं उसके ऊपर भी बना ही दूंगा, वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, चाहे देखो या चाहे ना देखो। और हाँ, इसमें ऊपर शायद हमने हाँ नहीं किया है, रुकिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स 5 ही है। तो कॉम्प्लेक्स 5 को कौन इनिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स 5 को इनिबिट करते हैं ओलिगोमाइसिन और वेंचुरिसिडिन। तो अगर याद रहे तो अच्छा है, वरना ना रहे तो सब में से बस एक एक को याद रख लो ताकि एज एग्जाम्पल एक को तो लिख पाओ। हाँ, अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे अगले टॉपिक में यार, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने मस्त हैंडराइटिंग है यार मेरे। हे, नहीं अच्छे, ऐसा कह रहो? तुम में कला देखने की आंखें नहीं है, तुम में कला देने के लिए आंखें चाहिए, आंखें। एनीवेज, अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी। देखिए, हमने क्या बात की पूरे तीनों लेक्चर में, हमने यही बात की है कि एटीपी किससे बनता है, एनएडीएच FADH2 जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स में आते हैं, तो बीच में एक चैनल से पास होते हुए एक प्रोटीन को थप्पड़ मारते जाते हैं, तो प्रोटीन जो थप्पड़ खाया उससे वो एटीपी बनाता है। तो सिर्फ ऐसे ही एटीपी बनेगी क्या? डायरेक्टली नहीं बन सकती एटीपी डायरेक्ट, कि एनएडीएच FADH की जगह डायरेक्ट एटीपी ही बन गई एक स्टेप में। भाई साहब, हो सकती है यार, ग्लाइकोलिसिस में भी होता है। तो बेसिकली जब भी एटीपी डायरेक्ट बने हाई एनर्जी कंपाउंड से बिना किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंक्लूड हुए, तो उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सॉरी। हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है एक दो, जैसे कि ये वाला, 2 मिनट। हाँ, तो जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी बनती है। एडीपी प्लस पीआई, कौन सा पीआई? जो फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने डोनेट किया, यानी कि फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट जो है वो उसने डोनेट किया एडीपी को, एडीपी ने बना लिया खुद को एटीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया। तो फॉस्फेट आया कहाँ से? यहाँ पहले कार्बन वाला आके लग गया, इसलिए ये रह गया सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और जो एडीपी था वो एडीपी बन गया। बाद में एक और स्टेप है जहाँ पे ये होता है, जो है फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट जब बनाता है पाइरुवेट, तो यहाँ पे भी बीच में क्या बनता है? डायरेक्टली एडीपी प्लस पीआई यानी कि फॉस्फेट, वो बना देगा एटीपी। ठीक है, तो ऐसे ही वो डायरेक्टली एटीपी जब बन जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अच्छी बात है ना? मैं ऐसी अच्छी बातें करता रहता हूँ, लेकिन सुनते कब आओ आप लोग? तो अब हम बात करेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में, कि वो जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स है जो डायरेक्टली एटीपी बना रहे हैं, तो ये बात हमने पहले भी की थी कि एक कंपाउंड का हाई एनर्जी होना जरूरी है,
अगर उसका एनर्जी इतनी है कि वो NAD को रिड्यूस कर सके, वो NAD को रिड्यूस करता है। उसकी एनर्जी इतनी है वो FAD को रिड्यूस कर सके, वो FAD को रिड्यूस करता है। वैसे ही अगर एनर्जी है कि वो ATP डायरेक्टली बना सके तो वो ATP डायरेक्टली बना देगा फॉस्फेट दे के। तो खामखा इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की, वहाँ कुछ तोड़ ताड़ करने की, ग्रेडियंट बनाने की, थप्पड़ वप्पड़ मारने की प्रोटीन को रोटेट करवा के कन्फर्मेशन चेंज लाने की, ये सारी झंझटों से पार। ठीक है। तो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे? हाई एनर्जी कंपाउंड्स, जिसकी भी एनर्जी इतनी है कि वो एटीपी डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सके, बना सके। यानी कि जिसकी 7 कैलोरी से ज्यादा एनर्जी हो या फिर एटीपी से ज्यादा एनर्जी हो, तभी तो वो एटीपी बनाएगा। इंसान को इज्जत तब देता है जब वो इंसान उसके लेवल से ऊपर हो। अगर इंसान नीचे है, गरीब को कौन इज्जत देता है यार? बस ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ सीखते जाएंगे हम लोग, थोड़ी मोरालिटी भी आ जाए और थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल कौन हो गए? जैसे कि हमने देखा अभी 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर क्या देखा हमने? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फिर लिस्ट तो बड़ी है, अब वो आप ढूंढ लेना अपने आप से। मेरा जो काम था कंसेप्ट का वो हो गया है सबसेलुलर फॉस्फोराइलेशन का। तो अब हम बढ़ते एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर, और वो है शटल पाथवेज। शटल यानी आप क्या समझते हैं? रुकिए रुकिए, हेडिंग डाल लेता हूँ। हाँ, तो शटल यानी आप क्या समझते हैं? वैसे जहां मैं रहता हूँ वहां पे शटल यानी रिक्शा होती है। हाँ, साइंटिस्ट ने रिक्शा के नाम पे रखा है इस पाथवे का नाम। सही बात है। साइंटिस्ट रिक्शा पसंद आ गई ना, एक दिन साइंटिस्ट आए थे, रिक्शा में बैठे, कहने लगे वाह भाई रिक्शा रिक्शा, नाम ही रख दिया शटल पाथवे। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है। शटल यानी कि रिक्शा। रिक्शा क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जहाँ पे मान लो कि रोड है, बीच रोड पे तो आप चल के जा नहीं सकते, साइड में जगह नहीं है, तो आपको जाना है वहां पे कुछ भी करके, तो आप क्या करोगे? रिक्शा वाले को पैसे दोगे, रिक्शा वाला क्या करेगा? आपको लेके जाएगा, वहां पे छोड़ेगा। टपोरी जैसी भाषा होती जा रही है नहीं मेरी? कोई ना, रिक्शा वाला लेगा आपको वहां से, वहां जाके छोड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो क्या किया? उसने आपको ट्रांसपोर्ट किया ना, जहाँ पे आप नहीं जा सकते थे वहां पे रिक्शा की मदद से आप चले गए। जैसे कि आप फ्लाइट को मान लीजिए, फ्लाइट भी एक शटल ही है एक टाइप से देखे तो, ट्रांसपोर्ट करवाती है जहाँ पे आप नहीं जा सकते आपके सहारे खुद से। समुंदर तैर के जाओगे क्या वहां पे? तो फ्लाइट की ही हेल्प चाहिए ना आपको। तो बस वैसा ही काम इस शटल पाथवे का भी है। अब ये पाथवे है 2 तरह के। एक है मैलेट एस्पार्टेट शटल, और एक है ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल, ठीक है। तो ये दोनों शटल है। अब ये कहाँ पे होते हैं कहाँ पे नहीं होते वो अब देख लेते हैं। तो जो मैलेट एस्पार्टेट शटल है वो क्या करता है? पहले देखो, रटना नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा ये लीवर किडनी और हार्ट में होते हैं, वो वाला स्किन मसल और ब्रेन में होता है, ऐसा नहीं करना है यार। ये चैनल का लक्ष्य ही यही साधना है कि कोई रटे ना, और अगर रटे तो ठीक से रटे। कुछ चीजें होती है जो रटनी पड़ती है, उसमें मैं भी ना नहीं कहता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर किसी चीज को रट ही लो जहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के सीख सकते हो। और ये भी नहीं कि जिस चीज को आप आसानी से रट सकते हो उसमें आप साइंटिस्ट बन रहे हो। भाई साहब रिसर्च पेपर पब्लिश करना है कल, इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली, ऐसा नहीं है। हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी में काम करो, कि अगर नॉलेज मिल रही है थोड़ी बहुत में, काम चल जाए तो ले लीजिए। और अगर थोड़ी बहुत में ना हो सके और थोड़ी बहुत में आप कुछ इजी ऑप्शन अप्लाई कर सके तो स्मार्ट वर्क करके वही करना बेहतर है, ठीक है।
हाँ, तो हम कैसे समझेंगे इसको कि देखो मैलेट एस्पार्टेट शटल है, वो ना फास्ट नहीं है, स्लो है, और लेकिन वो काम करता है बल्क में, इफिशिएंसी के साथ। लेकिन जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है वो उसका अपोजिट है, वो है फास्ट, और काम है ना वो उसका थोड़ा कम इफिशिएंट है। तो अब सोचिए कि कौन से ऐसे ऑर्गन है कि जिसमें आपको इफिशिएंसी से उतने लेने देने नहीं है, आपको काम एकदम स्पीड में चाहिए। कौन से ऐसे ऑर्गन है? जी हाँ, सबसे पहला यहाँ होगा ब्रेन। फिर आएगा कौन? मसल्स। हर वक्त काम ही करना है उनको, तो उनको ये नहीं पड़ी कि कितनी एटीपी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है, कितने का लॉस हो रहा है। उनको प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपना जो एटीपी का नॉर्मल है वो बस फास्ट चाहिए। और अब ऐसे बारे में सोचिए जिनको एटीपी जल्दी मिले ना मिले वो चलेगा, लेकिन जो भी एटीपी मिले वो हाई क्वांटिटी में मिले, बल्क में मिले। तो वो जाएगा लीवर, किडनी और हार्ट। ठीक है, इतना काफी होना चाहिए यार याद रहने के लिए। अब देखिए, तो इतना क्लियर है। तो ये है हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। तो ये येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, और ये है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये चाहिए क्यों हमें? इसमें है ऐसा कि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बन रहा है वो अब डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता इस लक्ष्मण रेखा को पार करके, तो वो तिगड़म लगाता है। सोच विचार करने के बाद वो एक विशेष खोज के साथ आता है कि वो दूसरों का यूज करके भी तो अंदर जा सकता है, ब्लैक वीजा लेके। तो क्या करता है, ये है ऑक्जेलो एस्पार्टेट, जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही स्पेशली सिंथेसाइज होता है सेल में। तो ऑक्जेलो एस्पार्टेट बनाता है क्या? मैलेट। कैसे बनाएगा? यही तो तिगड़म लगाया है NADH ने। NADH करता क्या है कि NADH अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ऑक्जेलो एस्पार्टेट को, और उसे कन्वर्ट कर देता है मैलेट में, और खुद बन जाता है NAD। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने ऑक्जेलो एस्पार्टेट को, और ऑक्जेलो एस्पार्टेट इलेक्ट्रॉन लेके बन गया क्या? मैलेट। अब खुशी की बात यह है कि यहाँ पे मैलेट के लिए ट्रांसपोर्टर्स लगे हैं, मैलेट अंदर जा सकता है आसानी से। और हाँ, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ? मैलेट डिहाइड्रोजनेस। याद नहीं मुझे कि मैंने ये बताया था कि नहीं, लेकिन देखिए NADH और NAD कब कौन सा बनेगा ये देखने के लिए आप एक और तिगड़म लगा सकते हैं। हाँ, आप भी NADH की तरह तिगड़म लगाइए, देखिए कुछ नोटिस हो रहा है यहाँ पे। चलो मैं और एक लिखता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ, तो मैलेट अंदर आ गया। अब वो क्या करेगा? वो फिर से बन जाएगा क्या? ऑक्जेलो एस्पार्टेट, सेम एंजाइम से, और देगा क्या? मैलेट अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा NAD को, और रिड्यूस कर देगा किसमें? NADH में। और ये NADH कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे।
और क्या देगा? एटीपी। माफ कर दीजिएगा मेरे एक्साइटमेंट के लिए। हाँ, तो ये हो रहा है। अब आप यहाँ पे तिगड़म लगाइए, देखिए कैसे हो रहा है ये। आपको कुछ नोटिस हो रहा है? देखिए, मैलेट डिहाइड्रोजनेज है और रिएक्शन जारी है ऊपर मैलेट की तरफ। तो जिस एंजाइम में जिसके आगे डिहाइड्रोजनेज लगा है, जैसे कि मैलेट डिहाइड्रोजनेज, तो मैलेट के पास NAD को रख दीजिए और उसके ऑपोजिट वाले सबस्ट्रेट के पास NADH को रख दीजिए, और जहाँ पे रिएक्शन का एरो है उसी डायरेक्शन में एरो दिखा दीजिए। यानी कि यहाँ पे ऑक्जेलो एस्पार्टेट और मैलेट दो है। ऑक्जेलो एस्पार्टेट से मैलेट बन रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, NAD को रख दिया मैलेट के पास, रिएक्शन ऊपर की ओर जा रही है। एरो भी कहाँ से कहाँ दिखा दिया, NADH से NAD। ना ना। और अब ये देखिए, मैलेट है, मैलेट जा रहा है ऑक्जेलो एस्पार्टेट में, एंजाइम वही की वही है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट के पास रख दीजिए NAD को, NADH को रख दीजिए ऑक्जेलो एस्पार्टेट के पास, एरो दिखा दीजिए रिएक्शन की डायरेक्शन में। तो क्या बन गया, देखा? अब देख सकते हैं कि जो NADH वहां पे यूज हुआ था वो वापस आ भी गया, अंदर भी आ गया, वापस भी आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी छा गया, और ATP बन के, वाह, ये था तिगड़म NADH का, बिना वीजा के एंट्री। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे तिगड़म नहीं लगाना चाहिए, वरना बिना वीजे के एग्जिट भी हो जाती है। हाँ, तो एक और चीज, ऑक्जेलो एस्पार्टेट वापस चाहिए हमें बाहर, क्योंकि NADH ने उसके साथ डीलिंग कर रखी है कि बाहर मेरे भाई बंधु भी आए, उनको भी लेके आओ यहाँ पे। तो उसके लिए ऑक्जेलो एस्पार्टेट ने अरेंज किया अपने लिए एक ट्रांसपोर्ट। वो क्या करता है, वो बन जाता है एस्पार्टेट। कैसे बनता है? वो एंजाइम का नाम सुना है आपने, SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिडेट ट्रांसअमीनेज। उसे क्या कहते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। तो उस रिएक्शन से, वो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन से ऑक्जेलो एस्पार्टेट बन जाता है एस्पार्टेट। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इसके ट्रांसपोर्टर भी लगे हैं, तो फिर से बाहर आ गया, और उसने फिर से वही SGOT ST से बना लिया ऑक्जेलो एस्पार्टेट, और फिर से वही साइकिल रिपीट होती रही। तो ये है हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, अब ऐसे ही है हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ अंदर नहीं है। बस एक ही अंतर है कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी कि ये लेस एफिशिएंट है, ये बल्क एफिशिएंट है, बल्क में बनाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो मैलेट एस्पार्टेट शटल है वहाँ पे ATP ज़्यादा बनती है, और जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है वहाँ पे ATP कम बनती है लेकिन स्पीड में बनती है। क्योंकि देखिए, ये 3 स्टेप की साइकिल है, यहाँ पे वक्त लगता है। अब हम देखने जा रहे हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कहाँ गई हमारी लक्ष्मण रेखा, ये रही, ये रहा साइटोसोल, ये रहा क्या, मैट्रिक्स, और ये थी हमारी लक्ष्मण रेखा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें ऐसा होता है कि सेमी फंडा है, जो पता है ग्लाइकोलिसिस में एक रिएक्शन आती थी कि वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो था वो फिर बन जाता था ग्लिसरॉल थी फॉस्फेट,
वो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता था, याद है? हाँ, तो वही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ तिगड़म कर रखा है किसने? हमारे भैया NADH ने। तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वही बनाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब खुशी की बात यह है कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है। होला, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पहुंच गया अंदर। और हाँ, यहाँ पे कौन सी एंजाइम थी? एसीटोन फॉस्फेट, सॉरी, एंजाइम का नाम भी आप उस टेक्निक से लगा सकते हैं। देखिए नाम क्या होगा? NAD है किसके साइड? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साइड। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साइड। तो नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए डिहाइड्रोजनेज ने भी हमारी लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। हाँ, तो इधर आके फिर से जैसे कि पिछली बार बात हुई थी कि तू मुझे वहां पे ले जा, फिर मैं वहां जाके अपना काम करने चला जाऊंगा। NADH ने साथ तिगड़म लगाया था। तो NADH ने वो काम किया। NADH ने पहले अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट को। और क्या बन गया? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। NADH क्या बन गया? NAD। यहाँ NAD ने वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए किससे? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन लेने से पहले क्या था? जी हाँ, डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट। एंजाइम वही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। और हमने जैसे ही पहले बात की कि मेम्ब्रेन डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट के लिए भी परमिएबल है, तो बाहर आ गया। लेकिन अब सोचिए कि यहाँ पे मैंने बात की कि ATP कम बन रही है। ATP तो दोनों में सेम ही लग रही है आपको, तो कम कैसे है? कम ऐसे है कि भैया बात ऐसी है कि यहाँ बदले में वो FADH2 बना रहे हैं, NADH नहीं, FADH। और FADH जैसे कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स 2 में जाने से सिर्फ 1.5 ATP देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी होने के बाद। और उसी जगह NADH देता है 2.5 ATP। ठीक है। तो यही था डिफरेंस कि ये फास्ट बनाता है क्योंकि 2 स्टेप की साइकिल है। और वहीं जो मेलाइट एस्पार्टेट शटल था वो ATP स्लो बनाता है लेकिन ज़्यादा बनाता है। और जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है वो कम ATP बनाता है लेकिन फास्ट बनाता है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। और पता नहीं कितने लोग लास्ट तक देख रहे हैं, और लास्ट तक देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करो, मुझे भी पता चले कि आखिर होनहार लोग हैं अभी ज़िंदा जो कंसेप्ट सीखने में मानते हैं, और ना कि बस टॉपर्स वन नाइट स्टडी में। और कोई ना, देखो तो भी अच्छा, ना देखो तो भी अच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।